और दोपहर के 3 बजने वाले हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से टली यूपी पीसीएस परीक्षा मेंस की, जिसमें 20 अप्रैल को होनी थी परीक्षा। बाद में तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन फिलहाल यूपी पीसीएस की परीक्षा मेंस को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना से टली है यूपी पीसीएस की परीक्षा और 20 अप्रैल को यह परीक्षा होनी थी। हालांकि अभी अगली तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही अगली तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा टल गई है। कोरोना को लेकर यह परीक्षा टाल दी गई है। 20 अप्रैल को परीक्षा होनी थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की परीक्षाएं पहले ही कई रद्द की जा चुकी हैं और अब 20 अप्रैल को यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि कोई अगली तारीख इसमें नहीं दी गई है। तारीख का ऐलान जल्द इस पर किया जाएगा। राजीव सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सख्ती के साथ लॉकडाउन फॉलो कराया जा रहा है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी जो अपनी 3 मुख्य परीक्षाएं हैं, जिसमें पीसीएस मेंस 2019 और आरओ एआरओ 2016 की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, इन तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। आगामी 20 अप्रैल को पीसीएस मेंस 2019 की परीक्षा होनी थी और जो आरओ एआरओ की परीक्षा है प्रारंभिक 2016 की, इसका आयोजन 3 मई को होना था। लेकिन जिस तरह इस वक्त उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया है, उसको देखते हुए यूपी पीएससी ने इन परीक्षाओं को रद्द किया है और इन तीनों परीक्षाओं की जो तिथि है वो आने वाले दिनों में घोषित की जाएगी। ये यूपी पीएससी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको पहले ही रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ये लॉकडाउन है उसको सख्ती से साथ फॉलो कराया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको एक झटका लगा है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इन तीनों अहम परीक्षाओं की जो तिथि है वो घोषित कर दी जाएगी। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 20 अप्रैल को होनी थी, जिसे टाल दिया गया है और अगली तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। और नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शहर के सभी हॉटस्पॉट को ड्रोन के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। सेक्टर 8 को भी ड्रोन के जरिए सैनिटाइज करने का काम शुरू हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के सभी हॉटस्पॉट पर ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। ड्रोन के मध्य में सैनिटरीज का काम शुरू किया गया है। सेक्टर 8 को ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज करने का काम शुरू हुआ है। तो लगातार सैनिटाइज काम करने का वो सब जगह जहां पर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उन पर अब ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल नोएडा के कई इलाके हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किए गए थे, उन पर पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था और अब ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। ये कुछ एरिया में शुरू हुआ है ड्रोन के जरिए, या कि हर एरिया में इसी तरह से ड्रोन के जरिए सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा? देखिए नीलू, बता दूं आपको, जैसे गौतम बुद्ध नगर में कल से डिक्लेयर हुआ था कि जो 12 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, उसी को देखते हुए जो नोएडा प्राधिकरण है उसने उन एरिया को, जो हॉटस्पॉट एरिया थे, उनको सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि वहां जाने पे पाबंदी है, तो इसलिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन से सैनिटाइज किया जा रहा है पूरा इलाका। अभी फिलहाल सेक्टर 8 का इलाका ही सैनिटाइज किया जा रहा है। आगे की तरफ जो बचे हुए हॉटस्पॉट है उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। उनमें भी ड्रोन की मदद ली जाएगी। अब अधिकारी आसपास के इलाकों को छानबीन कर रही, कितना बड़ा एरिया सीज किया था उसी के आधार पे और ड्रोन की मदद ली जाएगी। जी, अगर अमित बात की जाए, ड्रोन में जिस तरह से कहा जा रहा है कंटेनर डाला गया है और फिर वो सैनिटाइज का काम करता है उस एरिया में जहां पर हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, ऐसे में कितने एरिया को ये कवर करता है? कितना लीटर इसमें सैनिटाइजर भरा जाता है जिससे कि छिड़काव हो रहा है? लेकिन इसमें लगभग 2 लीटर के करीब जो केमिकल डाला जाता है और लगभग आधे घंटे के अंदर ये लगभग 500-600 मीटर एरिया से लेके 1000 मीटर तक का एरिया कवर कर देता है। तो 2 लीटर इसमें क्षमता बताई जा रही है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा डाला जाता है तो क्षमता जाने होने के चलते प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो अभी 2 लीटर वाला ही जो ड्रोन है उसी से पूरा एरिया। तो अमित, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि एक एरिया में इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, इसके बाद
किस एरिया की बारी आएगी? कुछ अधिकारियों ने बात बताई है कौन सा ऐसा हॉटस्पॉट होगा इसके बाद जहां पर फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू होगा ड्रोन के जरिए? देखिए नीलू, अधिकारियों का कहना है कि जो स्लम एरिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक ज्यादा है, उस एरिया को ज्यादा जल्दी से सैनिटाइज किया जाएगा। जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है वो पहले से ही लॉकडाउन है, उनको थोड़ा रुक के किया जाएगा। लेकिन जो सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, छितरा इलाका है, जहाँ बहुत संख्या में लोग रहते हैं, तो उन्हीं को सैनिटाइज किया जाएगा। सेक्टर 18 बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए सबसे पहले उसे किया जा रहा है। उसके बाद जो सेक्टर 37 है, सेक्टर 47 है, जो अन्य हॉटस्पॉट बनाए हैं, तो उनको भी फिर दूसरी नंबर पे किया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें। आज बेलारूस के दूसरों को बचा पाएंगे, तो ऐसे में खुद फोर्स भी लगातार एहतियात बरत रही है और खुद फोर्स की गाड़ियां भी लगातार सैनिटाइज की जा रही हैं। आप ये देखिए किस तरीके, चूंकि ये गाड़ियां उन सेंसिटिव इलाकों से लौट के आ रही है जिनको सील डाउन किया गया है। तो ऐसे में वाराणसी में अब बड़े स्तर पर सील डाउन एरिया में सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई डोर टू डोर की जा रही है और चेकिंग के जरिए यहां पर पूरे इलाके को कुछ इस तरीके से सील डाउन किया गया और किसी को भी यहां आने की इजाजत नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। और वाराणसी की तस्वीरें देख रहे थे जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और अब बात तबलीगी जमात पर एक बड़ा आरोप लगा है और यह आरोप लगाया है वसीम रिजवी ने। तबलीगी जमात पर आरोप लगाते हुए वसीम रिजवी ने कहा है कि आत्मघाती हमला करना चाहती थी जमात। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की साजिश रची थी जमात ने। साजिश में जाकिर नायक भी शामिल हैं और डॉक्टरों को परेशान करना इनका एक अहम हिस्सा है, साजिश का एक हिस्सा है। तो आज जिस तरह से वसीम रिजवी ने बयान दिया है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन अब तबलीगी जमात पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए वसीम रिजवी ने कहा है कि एक आत्मघाती हमला करना चाहती थी जमात, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारने की साजिश रची गई थी। बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। मलेशिया जमातियों की भूमिका इस कोरोना आत्मघाती हमले में अहम होने की वजह से जाकिर नायक जो मलेशिया में रह रहा है, उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जमाती बम डिफ्यूज होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, वो डॉक्टरों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत हार जाए और दूसरों का इलाज ठीक से न कर पाए। यह साजिश का दूसरा पार्ट हो सकता है। और पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ फैला है। भारत में यह तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे किसी की कोई साजिश है? न्यूज 18 पर इस साजिश का खुलासा करती देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना पर सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की साजिश, जमात बना मोहरा। आज हम भारत में कोरोना वाले जिहाद पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये तस्वीरें गौर से देख लीजिए। पूरे देश के लिए इससे बड़ी कोई दूसरी खबर नहीं होगी। असल में भारत जिस कोरोना से जूझ रहा है, उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। तबलीगी जमात के इज्तिमा की ये तस्वीरें नेपाल के बोडे बरसेन इलाके की हैं, जो इसी साल 17 फरवरी को हुई थी। ये दूसरी तस्वीर ओडिशा के कटक के पास के एक रेलवे स्टेशन की है, जहां जमात के लोग सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निजामुद्दीन वाले मरकज के भीतर कैसा नजारा रहा होगा। अब जरा इस पूरी कहानी में पाकिस्तान का खेल देख लीजिए। खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना साजिश की बुनियाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रखी गई, जहां तबलीगी जमात की इज्तिमा हुई। ये इज्तिमा कुआलालंपुर की
पेटलिंग मस्जिद में हुई। इसमें पाकिस्तान तबलीगी जमात के भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। इन लोगों के रहने का इंतजाम कुआलालंपुर की पाकिस्तानी दूतावास ने किया। मलेशिया में पाकिस्तान की उच्चायुक्त आमना बलोच खुद इनके साथ दूसरे देशों के जमातियों से मिलने पहुंची और फिर शुरू हुआ कोविड-19 से बचाव के खिलाफ कट्टरता फैलाने का खेल। सूत्रों के मुताबिक भारत में जिन हालात में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैला, वो एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करता है। मलेशिया में हुई इज्तिमा में दो बातों पर काफी जोर दिया गया। पहला ये कि अगर वजू यानी नमाज से पहले हाथ धो लिया जाए तो कोरोना वायरस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरा ये कि कोरोना वायरस पश्चिमी देशों के दुष्प्रचार का हिस्सा है। कहा गया कि कोरोना के खिलाफ बचाव अल्लाह के खिलाफ है। इसके बाद पाकिस्तान के इशारे पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया और कहा गया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में है, इसलिए बचाव करने या दवाओं से कोई फायदा नहीं होगा। इशारा साफ था कि जमाती कोरोना के खिलाफ कोई सावधानी ना बरतें। साथ ही नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जमातियों के दिमाग में कट्टरता भरी गई और फिर उन्हें भारत में लोगों को संक्रमित करने के लिए भेज दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन देशों के लोगों को भारत का वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। निजामुद्दीन की मरकज में इंडोनेशिया से 379, थाईलैंड से 65, बांग्लादेश से 110, श्रीलंका से 33 और किर्गिस्तान से 77 जमाती निजामुद्दीन पहुंचे थे। इन्हें कहा गया कि हिंदुस्तान में जाकर मस्जिदों में रहें क्योंकि मस्जिदों में इन्हें कोई वायरस छू भी नहीं सकता। पूरी साजिश में पाकिस्तान तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना तारिक जमील की बड़ी भूमिका है। जरा इस मौलाना की तस्वीर देखिए। 14 मार्च 2020 को ये इमरान खान के साथ था। दूसरी तस्वीर में ये जाकिर नाइक के साथ है। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत में फैला ये कोरोना एक बहुत बड़ी साजिश है? और सीएम ने टीम 11 के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कुछ निर्देश दिए हैं जिसमें मास्क ना पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात की है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा, सख्ती से लागू किया जाए ये आदेश। इसके अलावा हॉटस्पॉट के इलाके में किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए और जो ये लापरवाही बरतता है उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ लोगों को मुहैया कराए जाए जरूरी सुविधाएं और लॉकडाउन तोड़ने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई हो। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज जिस तरह से टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक चली और इसमें बहुत सारी बातों पर समीक्षा की गई, जिसमें से कुछ बातें निकलकर सामने आई है जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मास्क नहीं पहनेंगे तो पकड़े जाएंगे और इसको सख्ती से पालन कराया जाए। इसके अलावा और ऐसी कौन सी बात थी जिसको मुख्यमंत्री ने आज सभी लोगों से पालन करने की बात कही है? देखिए, बिल्कुल नीलू, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो बैठक हुई उसमें 15 जिले के उन हॉट स्पॉट की है जो सील किए गए। वहां पर सीएम ने कहा कि जो उनके कोरोना वॉरियर्स की जो टीम सीएम के निर्देश पर जिलाधिकारियों ने बनाई है, वो टीम वहां दूध, सब्जी, राशन, फल, दवाएं मौके पे पहुंचा रही है और किस तरीके से पहुंचा रही है उसका अपडेट लिया और कहा कि शाम को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से बात करेंगे। 5 बजे शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, यानी अब से कुछ एक से डेढ़ घंटे बाद, और सीधे उसमें जिलाधिकारियों से अपडेट लेंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि यूपी में अब बगैर किसी को मास्क पहने बाहर निकलने की इजाजत नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिसके पास मास्क नहीं है नीलू, अगर वो गमछे से अपना मुंह ढक सकता है, रुमाल से ढक सकता है। अगर महिलाएं घर के बाहर निकल रही है तो अपने दुपट्टे या रुमाल से अपने मुंह को ढक कर निकले, बगैर मुंह को ढक कर निकले, बाहर नहीं निकलना। अगर ऐसा कोई करता है, वो चाहे पुलिसकर्मी हो, सरकारी कर्मचारी हो, निजी हो, प्राइवेट आदमी हो, मोहल्ले का हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई भेदभाव की बात नहीं हो, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। सीएम ने कहा बगैर मुंह ढके किसी को बाहर नहीं निकलना। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप अपने घर के गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और महिलाएं विशेष तौर से अपने दुपट्टे का इस्तेमाल करें, लेकिन बगैर मुंह ढके पूरे यूपी में कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये एक आदेश दिया और इसका सख्ती से अनुपालन कराने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो
अधिकारी हैं वो अपनी जो टीम 11 है उनकी किस तरीके से काम करें। विशेष तौर से 15 जिले जहां हॉट स्पॉट बनाए गए जिनको सील किया गया है पूरी तरीके से, वहां आने जाने की पूरी तरह से मनाही, यहाँ तक कि मीडिया के भी आने जाने पर रोक है। वहां सीएम ने कहा कि उस जगह पर किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई ऐसी बात ना है जो बाद में सामने की दिक्कत खड़ी करे। तो उन सब चीजों की समीक्षा ली और आज शाम को 5 बजे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। उसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव उन्हीं ऑफिस में मौजूद होंगे और सभी जिलाधिकारियों से, उन 15 जिलों के जिलाधिकारियों से तो बिल्कुल इसी पर आपसे बातचीत करेंगे 5 बजे की मीटिंग को लेकर, बैठक को लेकर। अजित, आप हमारे साथ बने रहिए। खबर हम आपको बता दें कि जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे मुख्यमंत्री और बताया जा रहा है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ पुलिस कप्तान भी मौजूद होंगे। सील किए गए जो इलाके हैं उनकी हालात किस तरह से है, लॉकडाउन का कितना असर हो रहा है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस पर समीक्षा करेंगे सीएम इन अधिकारियों के साथ और जिलाधिकारियों के साथ, पुलिस वालों के साथ। और हॉटस्पॉट में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और किस तरह से कराई जा रही है, वहां पर तमाम अधिकारी पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, सामान लोगों तक पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, इस पर भी जानकारी लेंगे। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जिलाधिकारियों के साथ और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक है, यानी कि वो छोटे छोटे दूर दराज के जो कस्बे हैं जिनको बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्या हम माने कि इसमें जिलाधिकारियों से इसी बात का संज्ञान लेंगे कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सख्ती से पालन कराया जाए लेकिन लोगों का भी ख्याल रखा जाए? देखिए बिल्कुल नीलू, इसीलिए उन्होंने शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई, क्योंकि सीएम ने 3 दिन पहले सभी डीएम्स को कहा था कि वो अपने जितने भी है जो उनके चाहे सेक्टर हो, चाहे गांव हो, चाहे मोहल्ले हो, सभासद है, ग्राम प्रधान है, पुलिस की जो चौकी का बीट सिपाही है, सब इंस्पेक्टर, एक कोरोना वॉरियर्स की टीम बनाने को कहा था 5 सदस्यीय। और यही वो 5 सदस्य अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने कस्बे में लोगों को जरूरत का सामान पहुंचाएंगे और ये सारा सामान सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। तो इन सब चीजों को लेकर सीएम समीक्षा बैठक करेंगे और जानेंगे उन जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से कि उन्होंने अब तक क्या किया, क्या जो सीएम का आदेश था, जो टीम 11 लगातार सीएम के साथ बैठक करके पासवान कर रही है, जो जिले के जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान है, वो उसे अमल में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम ने पहले कर रखा, तो जब सीएम खुद सड़कों पर उतरे हैं, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, ट्रामा सेंटर जा रहे हैं, कम्युनिटी किचन जा रहे हैं, तो लोगों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लॉकडाउन जिस तरह से है 14 दिन का, और इस लॉकडाउन में भी अब सख्ती के साथ और कुछ इलाकों को सील कर दिया गया है, तो लगातार जो सीएम योगी है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि क्या वहां पर चीजें मुहैया कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही, अधिकारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो तमाम बातों पर समीक्षा बैठक रोज होती है और आज भी 5 बजे जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम की यह अहम बैठक है। और गाजियाबाद में हॉटस्पॉट वाली जगहों के साथ ही आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत राणा। गाजियाबाद में कुल 13 हॉटस्पॉट हैं, उनमें से एक है वैशाली सेक्टर 6 और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से पूरे इलाके को सैनिटाइजर यहाँ किया जा रहा है और इसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई गई है, जिस गाड़ी के द्वारा इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। और यहाँ मुस्तैदी से जितने भी फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं इसको सैनिटाइज। और तमाम ऐसी जगह जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं उन तमाम हॉटस्पॉटों पर इसी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि लोगों को इस सैनिटाइजर के जरिए बचाया जा सके। साथ ही पुलिस द्वारा भी इस तरीके से लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि लोग बाग घर में रहें और सैनिटाइज के क्या फ़ायदे हैं ये बता रहे हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सैनिटाइज करने में लगी हुई हैं। जितने भी 13 स्पॉट हैं उन्हीं में से एक वैशाली है और वैशाली इलाके में आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और बात मेरठ की करें तो यहां पर हॉटस्पॉट वाली 11 जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहां पर कोई भी व्यक्ति घर के बाहर नजर नहीं आ रहा है। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में ऐसे ही हॉटस्पॉट वाली जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने। हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मेरठ का शास्त्री नगर इलाका, मेरठ का नौचंदी इलाका, मेरठ का कोतवाली इलाका, मेरठ का सरधना इलाका, मेरठ का मवाना इलाका, मेरठ का भावनपुर इलाका। इन इलाकों में 11 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जिनको हॉटस्पॉट बताया गया है। मैं इस वक्त एक ऐसे ही हॉटस्पॉट पर मौजूद हूं। ये शास्त्री नगर का इलाका है, सेक्टर 13, जहां पर
कोरोना पॉजिटिव के कई मरीज मिले थे। इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा को कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। ये देखिए, ये शास्त्री नगर सेक्टर 13 का वो इलाका है जहां पर तकरीबन 17 पॉजिटिव केसेस। लखनऊ में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान केशव मौर्य की ओर से जरूरतमंद गरीबों को खाना बांटा जा रहा है ताकि लोगों को भूखा ना रहना पड़े। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रह जाए, इसकी चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने और अपने विभाग के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कम्युनिटी किचन शुरू कराया है। इन कम्युनिटी किचनों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को बना हुआ खाना और राशन के पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। इनका वितरण भारतीय जनता पार्टी संगठन, हमारा विचार परिवार, सेवा भारती या अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं जहां आवश्यकता और ज़रूरत बता रही हैं वहां पर किया जा रहा है। और रायबरेली में जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। खबर है कि रायबरेली की डीएम सुब्रा सक्सेना ने कोर्ट की दुकानों पर ही जनता बाजार खुलवा दिया, जहां पर लोगों को सब्जी से लेकर साबुन, तेल, मसाले बाजार के दाम पर मिलते हैं। इससे लोगों को शहरों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्ति विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है, जो ओवर रेटिंग को रोकने का काम कर रही है। आवश्यक सामग्रियां रखवा दें, जैसे चाय, चीनी और शैम्पू, साबुन, आटा और दाल इत्यादि, जो कि पंसारी से खरीदना होता है या कस्बे में आके खरीदते हैं। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कोटेदार इस समय जनता बाजार के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं और इससे ये हो रहा है कि गांव के लोग निकल के फिर कस्बे तक उनको नहीं आना पड़ रहा है और कोटेदार के माध्यम से वहाँ पे हम लोग सब्जियों की भी व्यवस्था करा दे रहे हैं। तो लोग नहीं निकल के आ रहे हो, इसलिए जो ये कोटेदार की दुकान है वहाँ भी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।